हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हो। हाँ, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछोगे? सर आपकी कल क्लास कैंसिल हो गई थी, क्या हो गया था आपको? हैं? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। लंच में कुछ नहीं खाऊंगा, क्लास करूंगा आज 12 से 4 लगातार। लग गई मेरे को पैरों में, इसलिए। ओके, आ जाओ सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन आज काम की बात करते हैं। तो अपन आज वो लेंगे जो एक्स्ट्रा क्लास अपनी थी, यानी जो टॉपिक अपने छूट गए थे, राइट, जिन्हें अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। लाइक हमारा कैलेंडर का 1 या 2 पैटर्न छूट गया था, कैलेंडर का 1 या 2 पैटर्न छूट गया था, क्यूब का 1 पैटर्न छूट गया था, रैंकिंग का 1 पैटर्न छूट गया था। ठीक है, सो बेसिकली इन पैटर्न को आज अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे, नहीं होगा तो फिर मंडे को एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे, है कि नहीं? पर आज हम कोशिश पूरी करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम यहां पे लेने वाले हैं हमारा जो क्लॉक का जो हमारा पार्ट रह गया था। ठीक है, हमारा क्लॉक का एक टाइप रह गया था। ठीक है, 1 टाइप रह गया था, तो हम क्लॉक का 1 टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यानी मतलब ठीक ही क्या है यार, है जैसी है, अभी क्या कर सकते हैं। तो देखो, क्लॉक के अंदर हमने एंगल कर लिया था, क्लॉक के अंदर हमने इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे, क्लॉक के अंदर हमने रिलेशंस कर लिए थे। तो क्लॉक के अंदर जो लास्ट पैटर्न बच रहा था हमारा क्लॉक का, वो हमारा एक पैटर्न बच रहा था, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। अब उसे कंप्लीट करने के लिए हमको इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो चीज हमें नहीं जाननी है या नहीं समझनी है, वो क्या है, इसको आप अवॉइड कर देंगे। इससे आपका कोई भी लॉजिक इसमें नहीं जुड़ा है, आप सीधे सीधे इसको करेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, तो जो हम अभी क्लॉक का जो पार्ट कर रहे हैं, हमारा जो रह गया था, वो पार्ट हम यहां पे करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो अभी कोई बात नहीं है, अभी ठीक है, रिलैक्स करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2/11। A1 क्या होता है, A1 आपका सबसे स्मॉलर नंबर होगा टाइम का। ठीक है, जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम का सबसे स्मॉलर नंबर होगा, जिसे गुणा किससे करना है, 3 से। तो अगर सपोज करो मुझसे कहा जाता है कि 3 से 4 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होती है, या 7 से 8 के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं, तो जो आपका स्मॉलर टाइम होता है उसको 30 से गुणा करके आप उसको A1 की जगह पे लिखेंगे। और A2 क्या होता है, आपका गिवन एंगल होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एंगल, हर तरह का एंगल वहां पे आपको निकाला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस समय पर 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। अब आप सभी को पता है कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री, है ना, जो अपन ने पढ़ा था ना कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। तो कोइंसाइड इज बेसिकली योर A2, और A2 आपको यहां पे क्या दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है ना। और 3 से 4 के बीच का टाइम, यानी ये आपका जो टाइम होता है, दिस इज योर A1, दिस इज योर A1। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे अप्लाई किया 2/11। A1 की जगह हम क्या रखेंगे, A1 की जगह रखेंगे 3, और 3 को किससे गुणा करेंगे, A1 जो है उसको गुणा करेंगे 30 से, यही हमारा ऑलरेडी A1 है या नहीं है? क्यों, हमने कहा था ना A1 क्या है, जो भी हमारा स्मॉलर नंबर है, 7 से 8 है, मतलब अगर मैं बोलूं 6 से 7 है तो ये मेरा है, 7 से 8 बोलूं तो ये है, 2 से 3 बोलूं तो ये है, और 4 से 5 बोलूं तो ये है। तो मतलब जो पहला टाइम होगा वो आपका स्मॉलर नंबर होगा, उसको गुणा करना है 30 से। तो देखो यहां पे स्मॉलर नंबर 3, तो 3 गुणा 30। अब एक बात बताओ, प्लस करूं या माइनस करूं? गिवन एंगल क्या है, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो 0 डिग्री पे होती है, तो हमें यहां पे रखना है 0 डिग्री। अब प्लस करो या माइनस करो, 0 में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो 30 दिया 90, तो 2/11 गुना में 90 है ना। तो हमने यहां पे लिखा 2/11 गुना में 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180/11। तो आप बोलेंगे 3 बचकर के 180/11 इज द राइट आंसर। तो 3 बचकर के 180/11 आपका क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? समझ में आ गया आपको? सबको समझ में आ गया ये? एक बार फटाफट से बता दो मुझे, मैं तब तक अपनी दवाइयां ले लूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, तब तक मैं दवाई ले लेता हूं अपनी। चार दवाइयां थी ना, एक वो हो गई, एक तो ये ले ली, दूसरी ये रही, तीसरी चौथी। बेटा कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है उसे कोइंसाइड बोलते हैं ना, तो वो 0 डिग्री होता है। कितनी दवाइयां थी? चार में से 3 ले ली मैंने। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखो समझ लो, यानी कि ये गिवन एंगल है, पानी ले लिया मैंने, आ गया पानी ना, ये गिवन एंगल है, तो दिस इज कॉल्ड A2, है ना, और दिस इज योर A1। एसी के लिए बोल देना, एसी चलवा देना। सर प्लस या माइनस कैसे करेंगे? दोनों करना पड़ेगा विकास आपको, है ना, दोनों करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं भी तो कर रहा हूं, 2/11 7 गुणा 30। अब ये देख रहा है टाइम के हिसाब से देख लो, अगर टाइमिंग पास पास किया तो माइनस करके देख लेना कि A2 क्या है आपका 45 डिग्री। जब भी टाइमिंग आपके पास ऑप्शन में 30 या 30 से कम के आसपास के हो तो आप माइनस करके देख लेना, अदरवाइज प्लस करके देख लेना, ठीक है? 2/11 7 या 21 210, और 210 में से गए 45, तो 2/11 गुणा में 100 कितने बचे? 35 और 10 45, 165 बचे। तो 11 से करके देखो, 11 एकम 11, है ना, 11 और 5 16, 11 5 55, 15 दूना 30, तो 7:30 पे ये हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप सोचे सर प्लस करते तो देखो यहां पे प्लस करके भी देख लो, आपको पता लग जाएगा। 7 गुणा में 30 प्लस में 45, ठीक है, तो 2/11 गुणा 210 प्लस 45 255, 2/11 गुणा में 55 255 255। अब देखो ये हो ही नहीं रहा, 11 दूना 22 और 11 थे 33, 33 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो ये ऑलरेडी किसमें आ रहा है? फ्रैक्शन में चला जाएगा। और 23 दूना 46, यानी 7:46 समथिंग कोई आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है इस समय 45 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि बन रहा होता तो ऑप्शन में 7:46 समथिंग कुछ दिया हुआ होता। इसका मतलब नहीं बन रहा, तो आपका इसका मतलब यह हुआ कि प्लस से आंसर नहीं आ रहा, जबकि 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो 7:30 के टाइम पे बन रहा है। तो आप यहां पे क्या आंसर कर देंगे? सी ऑप्शन आप आंसर कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 30% लोगों का आया है, राइट? इस तरीके से करना है, समझ गए विकास? देखो इसको करो। अब देखो जैसे लैग आ जाए, है ना, लैग आ जाए मतलब दूर रहेगी, पीछे की तरफ रहेगी, तो इसका मतलब होता है माइनस करना, है ना। लैग का मतलब क्या होता है? माइनस करना डायरेक्टली। और अहेड आ जाए तो आपको सीधे सीधे क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो लैग के केस में माइनस है, अगर लिखा हुआ आएगा तो आपको करना है। अब जैसे सेम सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम तरीका अप्लाई करो, बस इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें आपको प्लस या माइनस दोनों करना पड़ेगा। मेरी कौन सी दवाई रह गई?
सर 225 25 55 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा, करके देख लो। करके देखो ना, करके देखो। अब देखो, तो यहां पे क्या आ रहा है, 3 से 4 के बीच में, तो 2/11 3 गुणा 30। अब चूंकि उसने ऑलरेडी बोला लैग करना है तो माइनस करेंगे कितना, 4 मिनट। अब देखो, अब आपको मिनट को एंगल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मिनट कन्वर्ट इनटू एंगल। आप सभी को पता है कि 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का एंगल, तो 4 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 गुणा में 4 बराबर 24 डिग्री, है ना। तो हमने 4 मिनट को 24 डिग्री में कर दिया, है ना। तो हमने यहां पे क्या लिखा, एंगल कितना है, ये एंगल है बेसिकली A2, और A2 इज इक्वल टू 24 डिग्री। सो हमने लिखा 24 डिग्री। तो 2/11 90 माइनस के 24, है ना। तो 2/11 गुणा में 10 में 4 6 8 में 6 11 छक्की 66, यानी 3:10 का टाइम ऐसा होगा जब इन दोनों घड़ियों की सुई के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, 6 दूना 12 होते हैं ना, 3:12 पे। तो राइट एंगल क्या होगा, 3:12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको, एवरीवन क्लियर है ना ये। भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था यार, सेम ही चीज करवा रहा हूं, ये करो अब, कि कुछ अलग भी नहीं कर रहे हो आप। चलिए करते हैं। अब ये कह रहा है 3 से 4 के बीच में कब 7 मिनट। 7 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 6 करेंगे यानी कि 42 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 42 डिग्री का एंगल पूछा है, तो देखो 2/11 गुणा में 3 गुणा में 30, और प्लस करना है ना, आइड प्लस करना है 42, है ना। तो 90 और 42 कितने होते हैं, 9 4 13 132, 132 आ गया। तो 11 एकम 11, 12 13 2 22, 11 दूना 22, 12 दूना 24। तो आप कह सकते हो कि 3:24 पे ऐसा होगा कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 42 डिग्री का क्या हो जाएगा, एक एंगल बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो 93.33% बच्चों ने इस क्वेश्चन का क्या किया है, परफेक्ट आंसर यहां पे दिया है, राइट आंसर यहां पे दिया है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको ही, अब सबको समझ में आ गया है। ओके चलिए, तो ये आपका क्लॉक का पार्ट था जो खत्म हो गया है। क्लॉक के अंदर एक पैटर्न छूट गया था, अब हम कैलेंडर के अंदर अपने 2 पैटर्न छूट गए थे। कैलेंडर में हमारे 2 पैटर्न हैं जो छूट गए थे, तो अब हम अपने कैलेंडर के 2 पैटर्न खत्म करते हैं, है ना। तो देखो कैलेंडर में सबसे पहला पैटर्न हमारा क्या था बच्चों,
कैलेंडर में सबसे पहला पैटर्न ये था कि कौन से महीने हमारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम होते हैं। अब आप देखोगे, आपको बिलीव ही नहीं होगा, आज आपको बिलीव हो जाएगा। जनवरी का महीना 1 तारीख को अगर सोमवार है सपोज, तो अक्टूबर में भी नॉन लीप ईयर के अंदर 1 तारीख को सोमवार ही होगा। आपको बात समझ में आ रही है? यानी जनवरी में अगर 1 तारीख है नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉन लीप ईयर में, तो अक्टूबर में भी सोमवार होगा। इसी तरह से फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी की 1 तारीख को जो वार है वही मार्च की 1 तारीख को होगा और वही वार नवंबर की 1 तारीख को होगा। इसका मतलब फरवरी का पूरा की पूरा कैलेंडर आपके मार्च में और आपके नवंबर में 28 दिन होते हैं, तो इसके 28 दिन इन दोनों 28 दिन से बिल्कुल मैच करेंगे। आप जाके देखना, आप कहेंगे हाँ सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। इसी तरह से अप्रैल और जुलाई, जो अप्रैल का पूरा महीना है वही जुलाई का पूरा महीना है, ये ध्यान रखना। अप्रैल की 1 तारीख को जो वार है वही जुलाई की 1 तारीख को भी वही वार होगा। और सितंबर और दिसंबर, तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर करेगा कि सामान्य वर्षों में बताइए कौन से महीने एक जैसे होंगे, और वहां पे ऑप्शन में आएगा सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, फरवरी और जनवरी और नवंबर, इस तरीके से आएंगे। तो आप आंसर कर सकते हैं कि नॉन लीप ईयर के अंदर सितंबर का मंथ और दिसंबर का मंथ बिल्कुल एक जैसा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा बस। और इसी तरह से लीप ईयर में क्या होगा कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई को भी सोमवार होगा। यानी जनवरी का पूरा कैलेंडर 30 दिन एज अ टीज अप्रैल में आएंगे और अप्रैल के एज अ टीज 30 दिन जुलाई में आएंगे। यानी पूरा की पूरा मंथ क्या होगा, एक जैसा रहेगा। फिर आता है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई आपको बता दिया। फिर आता है आपका फरवरी और अगस्त। तो फरवरी क्योंकि 29 दिन की होगी, तो इस नॉन लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन अगस्त के 29 दिन के जैसे बिल्कुल कॉपी होंगे। इसी तरह से मार्च, नवंबर और देन सितंबर, दिसंबर। लेकिन ये दोस्तों आपको याद करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास में, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या करना है, याद ही करना है। तो आप इसे सिर्फ याद करेंगे सो दैट कि अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसा करेंगे। लेकिन एसएससी जनरली इससे क्वेश्चन करता है, डिफेंस में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जो दूसरा हमारा टाइप था, जो हमारा टाइप नंबर 2 था, है ना, जो बेसिकली हमारा टाइप नंबर 2 था, वो क्या था, वो हमारा बेसिकली कैलेंडर रिपीटेशन। आपने सुना होगा कई बार कि सर ये जो इस समय का कैलेंडर है 2026 का, ये आने वाले किस ईयर के एक जैसा होगा, यानी 2026 का कैलेंडर मैं आने वाले किस साल में इसको एज इट इज यूज कर सकता हूं। और इसी तरह से प्रीवियस ईयर के कौन से कैलेंडर होंगे जिनको मैं आगे आने वाले सालों में एज इट इज यूज कर सकता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जरूर आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखो ये बात सबसे पहले क्लियर है कि लीप ईयर का कैलेंडर अगर रिपीट होगा तो निश्चित रूप से कहां रिपीट होगा, लीप ईयर में होगा। क्योंकि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। तो 366 दिन का कैलेंडर तो डेफिनेटली 366 वाले ही किसी में कॉपी होगा, राइट। तो वो 366 में ही आएगा। दूसरी बात, नॉन लीप ईयर कैलेंडर जब भी रिपीट होगा वो हमेशा किसी नॉन लीप ईयर में ही रिपीट होगा। यानी नॉन लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होगा नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर में। अब सेकंड बात यह है, लीप ईयर का कैलेंडर के अंदर 2 कंडीशन चलती है। या तो लीप ईयर का कैलेंडर हर 28 साल के बाद रिपीट होगा, और अगर 28 साल के बाद रिपीट नहीं होता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा कि किन केसेस में 28 साल के बाद रिपीट नहीं होगा, तब आपको सीधे 40 लगाना है, वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि लीप ईयर का कैलेंडर की 2 ही कंडीशन है, 28 साल के बाद रिपीट होगा हर बार, और जहां नहीं होगा वहां 40 अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास एग्जांपल है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें 28 साल जोड़ दो, यानी कि सन 2000 का कैलेंडर सन 2028 का एक जैसा है। जाके देख लेना, 2000 के कैलेंडर को पूरा देख लेना। जैसे 1 जनवरी 2000 को संडे है, तो आप जाके चेक करना कि 1 जनवरी 2028 को भी संडे ही होगा, तो समझ जाओ पूरा कैलेंडर सेम है। तो इस केस में हो गया
2004 का कैलेंडर आपने पूछा कब होगा, 28 साल के बाद ऐड करो, 2032 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों साल 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, 4 5 20 और 4 8 32, 4 5 20 और 4 7 28। इसका मतलब है लीप ईयर कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर 28 का तो समझ में आ गया, लेकिन 40 वाला लॉजिक क्या है? तो याद रखना, अगर मैं बोलता हूं कि 1672, मैं बोलता हूं 1772, मैं बोलता हूं 1872, ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर मैं बोलूंगा 2072, ठीक है, या फिर 2172, या फिर 2272, है ना। यानी कि ऐसे केसेस जिसको, सपोज करो मैं ये ले लेता, सपोज करो मैं ये ले लेता, ये तो 1672 है, अगर मैं सपोज करो ये बोल देता कि 1572, ठीक है ना, मैं इसमें 28 ऐड करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। अरे 1600 तो एक लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं है, यानी ये तो ऑब्वियस सी बात है, खुद ही लीप ईयर है, तो मैं इसके अंदर 28 साल जोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं 1672 में 28 जोड़ता हूं तो मेरे पास आएगा 1700। 1700 क्या है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर। अब 1700 तो एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है, यानी कि नॉन लीप सामान्य वर्ष का शताब्दी वर्ष है। तो कभी भी एक लीप ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर की सेंचुरी में कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इस केसेस में आपको हमेशा कितना जोड़ना पड़ेगा, 40 जोड़ना पड़ेगा। अब आपके पास आएगा 1712। अब आप 1712 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 8 32, ये लो, ठीक है, यानी डिवाइड हो गया। इसी तरह से यहां पे आप 40 ऐड करेंगे, ठीक है, यहां पे आप 40 ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 1812, वही 4 से डिवाइड करके देख लो आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपको 1672, 1772, 1872, 2072, 2172 आ रहे हो, तो इन सब में 40 ऐड करेंगे तो आपको अगला 12 वाला सीन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन सालों में एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन लीप ईयर की है। समझ में आ गया सबको, ये कंडीशन लीप ईयर की है। क्लियर है ये? विकास, संदीप, ऋतिका, मधुकेश, क्लियर है बच्चों? अब देखो यहां पे आ गए अपन, है ना। अब ये नॉन लीप ईयर की कंडीशन लेते हैं। तो नॉन लीप ईयर का तो और भी ज्यादा आसान है। नॉन लीप ईयर क्लियर है कि अगर एक लीप ईयर बीच में आएगा तो बस 6 जोड़ते जाओ और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। यानी नॉन लीप ईयर हर 6 साल में रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हर 6 साल में रिपीट हो जाएगा। बस कंडीशन ये कि एक लीप ईयर बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हो या 3 लीप ईयर बीच में आ रहे हो तो फिर आपको हमेशा 11 ऐड करना पड़ेगा, नॉन लीप ईयर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे? देखो एक एग्जांपल है, आपको मैंने कहा कि या तो नॉन लीप ईयर कैलेंडर में 6 जोड़ो या फिर आप 11 जोड़ो और आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। बट 1700 तो सर लीप ईयर है। किसने कहा लीप ईयर है 1700? 1700 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को पहचानने के लिए 400 से डिवाइड करो। 400 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी लीप सेंचुरी। तो 4 चौक 16, यानी 1600 शताब्दी भले ही लीप है लेकिन उसके बाद फिर 2000 ही आएगी। तो 1700, 1800 और 1900, बेटा ये जो सेंचुरी ईयर है ना, ये आपके नॉन लीप सेंचुरी ईयर्स हैं अभिराज, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखो अब जैसे 2000, कोई किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि सिर्फ इसमें आप 6 ऐड कर लो तो 2007 आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो 6 ऐड कर लिए, पर क्या 2007 कंफर्म है? नहीं, एक और चीज चेक करनी है, वो ये कि सन 2001 और सन 2007 के बीच में कितने लीप ईयर बीच में हैं। तो आप कहेंगे सर एक ही लीप ईयर बीच में आ रहा है, दैट इज 2004। तो मैंने क्या कहा, अगर एक नॉन लीप ईयर और दूसरे नॉन लीप ईयर के बीच में अगर सिर्फ एक लीप ईयर बीच में आएगा तभी ये कैलेंडर 6 ऐड करने पे 2007 में रिपीट होगा। मतलब इसकी 1 तारीख को देखो मंडे पड़ रहा था और अगर आप इसकी 1 तारीख को देखोगे तो भी मंडे आ रहा है, पूरा कैलेंडर सेम हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक लीप ईयर बीच में आएगा तो ही आपको 6 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। अब 1172 आ गया ना इलियास, तो 1172 में तुम्हें 28 ऐड करना पड़ेगा
तो 1200 आ जाएगा। और 1200 क्या है, एक एक लीप सेंचुरी ईयर। तो 1172 के केस में आपको 28 जोड़ना है। लेकिन अगर यहां पे 1272 होता तो 1272 एक लीप है, फिर तुम्हें 40 साल ऐड करना पड़ता और 1312 आता, और वो एक लीप ईयर है ना। चलो, अब अगर ये है तो हमसे पूछा गया कि 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं सबसे पहले तो 6 ऐड कर दूंगा। तो 6 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2005 आ जाएगा। तो क्या 1999 का कैलेंडर 2005 में रिपीट होगा? तो ये चेक करो, इसके और इसके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो 2000 लीप ईयर आ रहा है और एक 2004 भी लीप ईयर आ रहा है। इसका मतलब सर इसमें तो 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं। कितने लीप ईयर बीच में आ रहे हैं, 2 लीप ईयर। अगर 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हो तो कभी भी याद रखना आपको 6 नहीं जोड़ना है, आप सीधे 11 जोड़ेंगे। और 11 जोड़ते ही अब आपके पास जो ईयर आएगा वो आ गया 2010। बात समझ में आ गई। तो अगर इस साल और इस साल के बीच में 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं तो यही सेम कैलेंडर हर 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। आकाश यादव कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। आकाश क्या समझ में नहीं आया बेटा, एक बार मुझे बताओगे तभी तो मैं समझूंगा कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया। पर तुम तो पूछ ही नहीं रहे हो, पूछो आकाश। देखो बहुत सिंपल चीज ही समझो, मैं तुम्हें समझाता हूं, एक तरीके से समझाता हूं। लीप ईयर का कैलेंडर हर 28 साल के बाद रिपीट होता है। सिर्फ कब 40 साल जोड़ने होंगे, जब आपके पास 1672 आएगा। क्योंकि 1572 में 28 जोड़ते तो 1600 आ जाएगा, और 1600 तो 400 से डिवाइड हो रहा है। सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो 1572 में 28 जोड़ेंगे तो 1600 आएगा, और 1600 एक सेंचुरी है, 400 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब 1572 भी लीप है, 28 साल ऐड करने के बाद 1600 भी लीप है, तो ये भी लीप है, ये भी लीप है। यानी 1572 वाला कैलेंडर 1600 का जब ईयर आएगा रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर 1672 है तो 1672 में तो तुमने 28 जोड़ दिए तो आएगा 1700। लेकिन 1700 भी जो सेंचुरी है वो 1700 क्या है, एक नॉन लीप ईयर, और 1672 क्या है, एक लीप ईयर। तो 1672 में नॉन लीप ईयर कैलेंडर कभी भी नॉन लीप ईयर में तो रिपीट नहीं होगा। तो उस केस में तुमको 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 1672 में 40 जोड़ा 1712 आया, और 1712 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 1672 वाला कैलेंडर 1712 में जाके रिपीट होगा। बस इतना समझना है। अदरवाइज लीप ईयर हर 28 साल के बाद रिपीट होगा। 2004 के अंदर जोड़ लो आप 28, 2004 में जोड़ लो, 2008 में 28 जोड़ लो, 2012 में 28 जोड़ लो। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 40 वाला केस 72 वाले केस में अप्लाई करना है। जब भी 72वां ईयर आएगा ना, 1672, 1772, 1872, उस केस में आपको 40 करना है। बाकी हर बार आपको सिर्फ 28 ही करना है ना। 2000, अब जैसे आप मुझसे कहो सर 2024 वाला कैलेंडर, तो 2024 में 28 जोड़ लो, 2052, यानी 2024 का कैलेंडर 2052 में बिल्कुल रिपीट हो रहा है। तो 2024 का कैलेंडर खोल के रख लो और 2052 का कैलेंडर खोल के रख लो। समझ में आई। और नॉन लीप ईयर में क्या होता है कि अगर एक नॉन लीप ईयर में 6 जोड़ने पे अगर जो भी ईयर आ रहा हो, अगर कोई भी ईयर आ रहा हो, तो सबसे पहले तो मेरे से किसी ने कहा कि सर बताओ कि ये 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैं कहूंगा 2001 प्लस 6 2007। ठीक है, अब 2001 और 2007 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2001 और 2007 के बीच में सर 2004 आ रहा है, मतलब एक ही लीप ईयर आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि 2001 का कैलेंडर तुम्हारा गारंटेड 2007 में आ जाएगा। इसी तरह से कोई ने मुझसे कहा कि सर 1999 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं देखूंगा 6 जोड़ने पे 2005 आ जाएगा, लेकिन 2000 और 2004 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं। अगर 2 लीप ईयर बीच में आएंगे तो मुझे 11 जोड़ना है, तो मैं 1999 में 11 जोड़ दूंगा, और मैं क्या कहूंगा 2010 आंसर है ना। इसी तरह से अगर कोई मुझसे कहे कि सर 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं कुछ नहीं, सबसे पहले मैं 6 ही ऐड करूंगा। 2002 में 6 ऐड करूंगा, 2008 आ जाएगा। अरे ये 2008 तो एक लीप ईयर है, और ये एक क्या है, नॉन लीप ईयर है। और मैंने आपसे क्या कहा था, लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में, यानी 6 जोड़ने पे तो आंसर नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, अब कितना जोड़ेंगे, सीधे 11 जोड़ दो। तो 2002 और 11 ऐड करते 2013। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं ये देख लो। तो 2004 लीप ईयर आएगा, 2008 भी लीप ईयर आएगा, और 2012 भी लीप ईयर आएगा। अब मैंने पहले ही कह दिया कि अगर 2 लीप ईयर आ रहे हो या 3 लीप ईयर आ रहे हो तो आपको हमेशा 11 जोड़ना है आंसर लेने के लिए।
तो 2002 में 11 जोड़ा 2013 आ गया। अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, बताओ। क्लियर है ये सबको? क्लियर है ये? देखो जब भी 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है ना, और 2000 है, तो ये जो लीप है ना, ये लीप है, ये तो 400 से डिवाइड हो रही है। सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होंगी, सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होंगी, तो ये नहीं हो रही है, तो ये क्या है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, बात समझ में आ गई अब? हाँ ईश्वर, यही तो मैं समझा रहा हूं सर। 2026 का कैलेंडर यूज होगा कब? अब देखो 2026 है ना, सबसे पहले इसमें 6 ऐड कर लो, 2032। अब 2032 क्या है, एक लीप ईयर है। 2032 तो लीप ईयर है ना, 4 5 20 4 8 32, 507 बार जा रहा है ना। इसका मतलब है आपको सीधे 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 2037। अब आप 2026 का कैलेंडर और 2037 का कैलेंडर देख लो, और इसके बीच में भी देख लो, आपको क्या आएगा, 2028 भी आएगा, 2032 भी आएगा, और 2036 भी आ रहा है। देखो 3 लीप ईयर भी आ गए, तो 2026 का कैलेंडर आपके 2037 में रिपीट होगा। बट माइंड खा जा रहा है, जब जाके थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे तो बिना बुद्धि के कैसे काम चलेगा? भगवान ने तुमको बुद्धि क्यों दी है? इसीलिए तो दी थी भगवान ने बुद्धि तुम्हें, ताकि तुम पृथ्वी पे जाओ, मानवता का भला करो, खुद का भला करो। अब तुम अपनी बुद्धि पता नहीं खान लेके जा रहे हो। ठीक है, चलो कैलेंडर भी खत्म हो गया। अब आते हैं अपने क्यूब का एक टाइप रह गया था, क्यूब का अपना एक टाइप रह गया था। ठीक है, इसका एक टाइप रह गया था, तो वो हम टाइप कर लेते, थर्ड टाइप। इसका थर्ड टाइप रह गया था, है ना, पेंटेड है इसका। ठीक है, दिस इज पेंटेड डाइस, है ना। देखो अब पेंटेड डाइस में क्या होता है बच्चों, वो समझना। सर एक बार और, आकाश बेटा तुम है ना 3 बार देखना, नहीं तुम वीडियो को 3 बार देखना। आकाश बेटा मैंने तुम्हारे लिए ना पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाया था, याद है ना? अभी तुमने कहा था सर समझ में नहीं आया, मैंने पूरा समझाया, फिर तुम कह रहे हो समझा दो दोबारा, फिर तुम थोड़ी देर बाद कहोगे समझा दो दोबारा। इट्स बेटर कि तुम इसको 2 3 बार और देख लेना। आज संडे है, इस क्लास को दोबारा देख लेना, मैं कल फिर आऊंगा। कुछ भी अगर ऐसा लगा कि अभी भी नहीं आया, मुझे कल भी बोलना, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको कल फिर समझाऊंगा, अगर नहीं आया तो। लेकिन वीडियो को 2 से 3 बार आराम से देखना और लिख लिख के पढ़ के सॉल्व करना, बस इतना कर लेना। आकाश ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कैलेंडर की पहली क्लास में जाकर के, वहां लीप ईयर नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना। चलो देखो पेंटेड डाइस में क्या होता है। पेंटेड डाइस में दोस्तों आपके पास कुछ फेसेस होती हैं। एक डाइस होता है जिसको अपन ओपन कर लेते हैं, उसको अलग अलग कलर से कलर कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कितने डाइस के फेसेस कलर्ड हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। तो समझो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, सबसे इजी है ये। और इसमें सर कैलेंडर वाला सिलेबस में नहीं है, पढ़ लो यार, अब मैंने करा दिया तो पढ़ लो ना। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस जाकर के यहाँ पे नंबर डालो और आंसर पाओ।
कि अगर मुझे ये कहा जाए कि बताओ कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब, कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, तो आपको जो भी साइड दी जाएगी उसका बस क्यूब कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर हमने एक डाइस को अलग अलग कलर से कर दिया तो बताओ ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी जीरो साइड पेंट होगी, मतलब पेंट ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी डाइस को कलर करते हैं, है क्या यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये डाइस है, ये डाइस है सपोज, समझना मानना, तो मैं इसे ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड डाइस है, तो पेंट करूंगा तो ऊपर ऊपर ही करूंगा, इधर 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 सब जगह कर दूंगा, लेकिन अंदर थोड़ी ना मैंने कलर भरा है। जब मैं इसको कट करूंगा तो अंदर जो निकलेंगे वो तो कलरफुल नहीं होंगे, वो तो बिना कलर के होंगे, क्योंकि कलर तो मैंने बाहर ही किया है, अंदर तो मैंने कलर किया नहीं है। तो हमसे अगर पूछा जाए जीरो साइड पेंटेड, तो जो भी हमारी एन की वैल्यू है उसको दो, उसमें से 2 घटा करके क्यूब कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वन साइडेड पेंटेड आएगा तो 6n-2 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्लीज इसको लिख लेना, हर एक को लिख लेना। अगर 2 साइड पेंटेड पूछे तो 12n-2 इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। अगर आपसे पूछे कि 3 साइड पेंटेड तो इसका हमेशा आंसर फिक्स है कि 8 ही आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा करे कि ऐसे कितने डाइस बनेंगे जिसकी तीनों सतहों पे कलर होगा, तो 8 आंसर होगा, है ना। और ये तो आपका एक नॉर्मल है, L इंटू बी इंटू एच, ये तो आपको सबको आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सर ये चैट दिखा देना, अभी चैट दिखा रहे हैं सर। अरे मेरी दवाइयां, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर की, यानी आपके पास एन की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये आपकी एन की वैल्यू होगी। ठीक है, व्हाट इज योर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू इज 3, है ना। ठीक है। अब हमसे कहा कि एक क्यूब है जो 4 सेंटीमीटर का है, उसको पेंट कर दिया गया है ब्लैक कलर से, रेड कलर से और ग्रीन कलर से, पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पे ब्लैक है तो यहां भी ब्लैक है, यहां ग्रीन है तो यहां ग्रीन है, यहां रेड है तो यहां भी रेड है, तो इस डाइस के अपोजिट फेसेस को ब्लैक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइक दिस, इस तरीके से क्या किया गया है, पेंट किया गया है। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक भी ठीक है कि हमने इसको पेंट कर दिया है। अब जब हमने इसको पेंट कर दिया है तो हमसे इसने क्या बोला कि अब इसको आप छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट करो, ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो, अब पहला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओ। ये हमसे कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी देयर। अब किसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, साइड का क्यूब, साइड मतलब कि एन, एन का क्या करना है, क्यूब, क्यूब करना है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 4। तो जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि एक 4 सेंटीमीटर के क्यूब को जब हम कलर कर देते हैं, और कलर करने के बाद में जब हम इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट करेंगे तो कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, 64। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको। सर दिखाइए चैट, ये बात समझ में आ गई सबको। हाँ हाँ बच्चों, मैं गिर गया था यार, मैंने गलती से क्लास लगवा और ली, मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। डॉक्टर सेड टू मी कि आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर 2-3 दिन का रेस्ट करोगे, यू विल बी ओके। अब मैं थोड़ा सा फोर्सफुली, कल मैंने ऑलरेडी क्लास कैंसिल कर दी थी ना, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा यार ऑलरेडी मैंने आपकी क्लास कैंसिल कर रखी है, और आज भी अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो फिर मुझे बोला जाएगा कि यार आप अभी लगवाओ मत जब तक आप ठीक नहीं होते। पर मैंने कहा आज फिर कैंसिल करूंगा तो एक गलत मैसेज जाता है ना, आप लोगों को नहीं पता होता कि एक टीचर क्लास कैंसिल क्यों और किस कंडीशन में करवा रहा है ना। तो ऐसा आपको तो लगता है कि अरे यार सर ने आज भी कैंसिल कर दी, कल भी कैंसिल कर दी, इसलिए। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव 3 फेस पेंटेड। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी 3 फेस पेंटेड आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर क्या करना है, हमेशा इसका आंसर 8 होगा, हमेशा इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 8, ऑलवेज 8 इसका आंसर होगा। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर नेक्स्ट आता है
हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली टू फेस पेंटेड। अब देखो टू फेस पेंटेड है तो 12n-2, टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है 12n-2, तो बस इस पे जाएंगे 12n-2 फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 12 4 में से 2 गया तो 2 लेंगे और 12 गुणा 2 बराबर 24। और आप क्या कहेंगे कि ऐसे केवल 24 क्यूब बनेंगे जिनकी दो सतहों पे क्या होगा पेंट होगा। सर 2 बजे वाली कैंसिल कर दो, अब पॉसिबल नहीं है, अब तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, अब ये पेन मैंने लिया ही है तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लेना पड़ेगा, कल का देखना पड़ेगा कल लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन आज तो लेना पड़ेगा मेरे को ये पेन। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, केवल एक फेस पेंटेड होगा। अब एक फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है 6n-2 का स्क्वायर, तो 6n-2 का स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करेंगे 6n-2 का स्क्वायर, तो 6 आ गया, n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, 6, 4 में से 2 गया 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा 24, आंसर क्या आ जाएगा 24। क्लियर है, डन है। और अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी क्यूब विल हैव नो फेस पेंटेड, तो नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, नो फेस मतलब जीरो फेस, भाई कोई भी फेस नहीं है पेंटेड, इसका मतलब जीरो फेस पेंटेड, और जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है n-2 का क्यूब, तो हम सिर्फ इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, तो 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बस इस तरीके से इनको अप्लाई करना और आंसर पाना है। देखो सबके आंसर चेक कर लो, पहले का 64 आ रहा है, दूसरे का 8 ही आ रहा था क्योंकि तीनों फेस का 8 ही होता है, तीसरे का 24 ही आ रहा था, 24 ही होता है, चौथे का भी 24 ही आया था अपना, और पांचवे का अपना ये रहा 8 आ गया था। अभी लगाया था ना n-2 का क्यूब। हाँ हर्षित, आकाश, थैंक यू सो मच, मधुकेश, संदीप, मैं जानता हूँ प्रवीण, आप लोग केयर करते हैं मेरी, है ना, लेकिन अभी मैं भी चीज़ों में बंधा हुआ हूँ, लेना ही होगा मुझे। सर आप मैथ की क्लास कब लोगे? अब मेरा मैथ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल से ही, संयोग से कल से ही मैथ का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। सर जी आप स्लेट लेकर के नीचे बैठ के पढ़ा दीजिए, स्लेट लेके पढ़ा नहीं सकता ना, नहीं तो मैं पढ़ा देता। ठीक है, तो ये आपका क्यूब एंड डाइस भी खत्म हो गया है। ओके दोस्तों, सो बेसिकली आपका आज का जो बैकलॉग था, क्लॉक, कैलेंडर और क्या है क्यूब, ये आपका कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अब आपका रैंकिंग बचा है। ठीक है, आपका क्या बचा है, रैंकिंग बचा हुआ है, तो ये ही पेंडिंग है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है ना। सब वाई क्लास आर नॉट स्टार्टिंग, बेटा उसके बाद मुझे नहीं पता। अरे नहीं इट्स ओके, मैं दर्द झेल लेता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, नाम नारायण संभाल लेंगे मेरे, है ना। नारायण नहीं थोड़ा मेरे को ताकत दे रहे, नारायण विल टेक केयर। सो ये 3 हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? सो बस जाके रिवाइज करना इनको, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, और देखो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कहीं कोई भी चीज़ आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास फिर से 1 बजे है, सो आई एम साइनिंग ऑफ। मैं क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्लास एंड करता हूँ। 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर 1 से 2 पढ़ाना है, फिर 2 से 3 आपको पढ़ाना है, और फिर 3 से 4 एक और को पढ़ाना है। तो कम से कम 12 से 4 घंटे मेरी लगातार क्लास रहेगी। ठीक है सर जी, बच्चे मैडम से पढ़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। हाँ मैडम भी बेताब हो रही है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ रेस्ट तो करूँगा ही, बस आज मैं हूँ, रेस्ट करूँगा ही करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है ना, चलो आज के लिए एक दोस्तों यहीं पे एंड कर दे तो बेहतर है। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ 10-1 मिनट तो। ओके चलो, थैंक यू सो मच,
जय श्री नारायण।